हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। हाँ, जैसे कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था लाइक योर स्टैमन, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके का होता है, कितने लोब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और कितने थीका उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंथर होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, पोलन सैक के अंदर। जो मैच्योर एंथर होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होता है और फिर उसके बाद जो आपका प्री मैच्योरिटी से पहले जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। उसके बाद जब वो डेवलप हो जाते हैं मैच्योर एंथर के अंदर तो उसके अंदर पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है। अब जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, आपके मेल गैमीट्स कहलाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। और फिर यही जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं लाइक पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स हमारे गाइनोशियम पार्ट, जो हमारे फ्लावर का गाइनोशियम पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसके ऊपर आके शेड ऑफ होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम होता कैसा है और कैसा दिखता है। जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, आपको जो बुक है उसके अंदर कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था देयर आर टेट्रा माइक्रो, जो आपका स्ट्रक्चर होता है टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम का होता है। एक एंथर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 लोब प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब में एक थीका प्रेजेंट होता है और एक थीकस के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है। हर एक, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसका एक एनलार्ज्ड व्यू आपके बुक में दिया हुआ है इस पूरे पार्ट का कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखाई देता है। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखाई देता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मेनली 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, आउटर लेयर, 2 आउटर लेयर्स, 1 मिडल लेयर एंड 1 इज इनर लेयर। जो आपकी आउटर लेयर है वो क्या कहलाती है, आपकी एपिडर्मिस। जो आपकी एपिडर्मिस है दे आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर। जो आपकी एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है और प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ एक लेयर में। मतलब सिर्फ एक लेयर ही किसकी प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस की। और ये क्या करती है, आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अंदर जो आपके माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं उनको, जो कि फर्दर डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स के अंदर जब वो मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपकी दूसरी लेयर विच इज योर एंडोथीशियम। जो आपके एंडोथीशियम है दे आर इनर लेयर एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सिंगल, दे आर इनर टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नेक्स्ट वाली लेयर कौन सी है, आपकी एंडोथीशियम लेयर जो है वो क्या है, आपकी नेक्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। थर्ड है आपकी मिडल लेयर, दिस वन, एंड दे आर प्रेजेंट इन 3 और 4 इन लेयर्स। कितने में प्रेजेंट है, इसकी जो लेयर्स प्रेजेंट होंगी वो 3 से 4 में प्रेजेंट होंगी। जो आपकी आउटर लेयर है वो कितने में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर में। जो आपके एंडोथीशियम है ये कितने में प्रेजेंट है, सिर्फ एक में प्रेजेंट है, मतलब एक लेयर इसकी प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट रेडियली, रेडियस की तरीके से ये पूरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपकी मिडल लेयर। जो आपकी मिडल लेयर है दे आर 3 to 4 इन नंबर। इसकी जो लेयर्स होंगी, ये वाली जो लेयर्स होंगी 1, 2, 3, दे आर 3 इन नंबर। कितने में, तीन नंबर्स में, तीन लेयर, 3 से 4 लेयर आपकी मिडल लेयर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो तीनों लेयर हैं, आउटर लेयर आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और जो आपकी एपिडर्मिस है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, एंडोथीशियम दे आर हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस का मैंने आपको बताया था कि जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं और उन्हें फर्टिलाइजेशन करना होता है तो वो एक लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट होती है हमारे एंथर के अंदर, जहाँ से वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं। वो एक प्रेशर बनाते हैं क्योंकि जो आपका मैच्योर एंथर होता है वो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होने की वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेशर जनरेट करते हैं क्योंकि वो मैच्योर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है और
बाहर जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो आपकी इनर लेयर है वो एंडोथीशियम लेयर हेल्प इन डेहिसेंस, ये प्रोटेक्टिव का भी काम कर रही है और डेहिसेंस में भी काम कर रही है। जो आपकी 3 to 4 लेयर्स हैं इनका काम स्टोरेज करना होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, परसिस्टेंट टाइप ऑफ वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और ये हेल्प करती है हमारे किसके अंदर, स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो जो आपकी बाहर की 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। बात करते हैं 4th लेयर की, विच इज योर टैपिटम। जो आपका टैपिटम होता है उसके अंदर आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, जो आपका ये टैपिटम है, दे आर, इसके अंदर स्मॉल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये भी क्या है आपका सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। दे आर सराउंडेड बाय अ स्पोरोजिनस टिश्यू। जो आपका मैच्योर एंथर होता है उसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो आपका बीच वाला पार्ट है ये वाला, अब यहाँ पर क्या है, टैपिटम प्रेजेंट है और टैपिटम किससे सराउंडेड है, आपका स्पोरोजिनस टिश्यू से सराउंडेड है। तो जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं दे हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो आपका टैपिटम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा, वो जो अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनका काम क्या है, माइक्रोस्पोर बनाना। अब माइक्रोस्पोर किससे बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे। और दूसरी बात, जो आपका टैपिटम है वो आपका जो टैपिटम है दे आर बाई न्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इसके अंदर दे आर नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन, इसके अंदर किसी भी टाइप का सेल डिवीजन नहीं होता। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी मिलते हैं एंड दे आर सिंगल लेयर। किससे में, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती है टैपिटम की। आपकी जो बुक है उसके अंदर भी कुछ इस टाइप का डेंस साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत लाइट है। तो वो जो साइटोप्लाज्म है वो जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है सो दैट कि वो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर सके। और आपके जो आउटर 3 लेयर्स हैं लाइक योर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, दे आर आउटर लेयर कहलाते हैं और दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। दे 3 आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो आपका इनर होता है वो डेहिसेंस और प्रोटेक्शन दोनों में काम करता है। जो आपका मिडल लेयर है वो कितने लेयर्स में प्रेजेंट है, आपका 3 to 4 लेयर्स में प्रेजेंट है। बाकी जितनी भी लेयर्स हैं लाइक एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड टैपिटम, दे आर सिंगल लेयर। ओनली मिडल लेयर्स आर 3 to 4 इन लेयर में प्रेजेंट होती है। और ये कितने हैं, इनर मोस्ट लेयर है एंड दे आर सराउंडेड बाय अ स्पोरोजिनस टिश्यू। ये इसके अंदर यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू आपके प्रेजेंट होते हैं। जो आपका कॉम्पैक्टली जो आपका एंथर होता है, यंग एंथर होता है, उसके अंदर सेंटर में हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस टाइप के टिश्यू होते हैं, वो ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बीच में बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय एंड हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जितना ज़्यादा इनके पास न्यूट्रिशन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे और उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होगी फर्टिलाइजेशन करने की। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उतने ही अच्छे डेवलप कर पाएंगे क्या, आपके माइक्रोस्पोर्स। तो ये आपका जो एनलार्ज्ड व्यू है ये दिया हुआ है। ये आपका बाहर की क्या लेयर है, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर इज योर एंडोथीशियम। थर्ड लेयर मिडल लेयर कहलाती है, दे आर 3 to 4 in layer, and fourth is your tapetum which provide nutrition to the microspore mother cells and having a dense cytoplasm. नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन। जब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तो माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर क्या है, आपके पॉलन ग्रेन्स, और जेनेसिस का मतलब है उनका फॉर्मेशन। हमने पहले देखा कि मेल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है विच इज़ योर स्टैमेन। फिर उसके बाद देखा हमने कि दे आर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कि हर एक जो आपका पूरा एंथर होता है उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 4 थीका प्रेजेंट होते हैं और उन 4 थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोरो
माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो माइक्रोस्पोर्स कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, दे आर कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स के जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन है वो कहाँ से बनेगा, मैंने आपको बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। बट जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं, मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी कि द टैपेटम आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, और वही स्पोरोजिनस टिश्यू सर्व करते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। दे हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप अ माइक्रोस्पोर। वो जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू हैं वो डेवलप करते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर, सर्व करते हैं एज अ सर्व, मतलब उनको हम बोलते हैं दे आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और उन्हीं से क्या बनते हैं, हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। दैट स्पोरोजिनस टिश्यू हैव सर्व्स एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एंड द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइडेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। यहाँ पर जो मियोसिस की बात करी गई है, मियोसिस होने के बाद क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड विच आर हैप्लॉइड इन नंबर। जो आपका माइक्रोस्पोर है दे आर 2n इन नंबर। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे आर डिप्लॉयड इन नंबर। जब हम बात करते हैं 2n की तो वो डिप्लॉयड होते हैं, जब हम बात करते हैं n की तो दे आर हैप्लॉइड, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके हैप्लॉइड कहलाते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहा है जो आपका माइक्रोस्पोर है, दैट माइक्रोस्पोर्स जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस हुआ और वो किस में डेवलप हो गए, माइक्रोस्पोर्स में। और हम माइक्रोस्पोर्स को ही क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स, एंड दे आर हैप्लॉइड इन नंबर। बट यहाँ पर तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो क्या है, डिप्लॉयड इन नंबर। पहले वो डिप्लॉयड इन नंबर से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होंगे ऐसे। यहाँ पर मियोसिस हो रही है, और जब भी हम सेक्स रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे गैमीट्स फॉर्मेशन की, हम हमेशा मियोसिस की बात करेंगे, माइटोसिस की बात नहीं करेंगे। माइटोसिस के अंदर आपका इक्वेशनल डिवीजन होती है, ये होता है आपका माइटोसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस। नंबर ऑफ सेल्स तो सेम बन रहे हैं बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n, बट यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, n। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर n इसलिए हो गए क्योंकि हमें पता है जो गैमीट्स होते हैं, मान लो कि फादर से n आया, मदर से n आया, ये दोनों मिला के 2n बनेंगे। और जो फीमेल जो एक नॉर्मल डिप्लॉयड बॉडी होती है, वही जो गैमीट्स होते हैं वो मिला के डिप्लॉयड बॉडी बनती है। अगर ये 2n हो जाए, ये 2n हो जाए तो ये तो 4n हो जाएगा, जो कि डिप्लॉयड बॉडी, जो डिप्लॉयड रूल नहीं है। जो एक ह्यूमन बॉडी, जो एक लिविंग बॉडी स्टार्ट होती है वो डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ सेल्स से स्टार्ट होती है, ना कि 4n। यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है, इसलिए जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, माइटोसिस नहीं होती, इक्वेशनल डिवीजन नहीं होती। वहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मियोसिस हो रही है। और हमेशा जब भी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन सेल्स की या गैमीट फॉर्मेशन की, वहाँ पर मियोसिस होगी, माइटोसिस नहीं होगी। नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे 2 बन रहे हैं बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर n और यहाँ पर भी n हो गया है। तो मियोसिस होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर। देखो ये आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, जो कि एक पूरा है। अब उसके अंदर क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट हुई, 2 बार मियोसिस होगी। पहली मियोसिस के अंदर किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोस्पोर डायाड के अंदर। फिर दूसरी बार दोबारा से माइक्रोस्पोर होगी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे n होंगे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे 2n होंगे, तभी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, n में। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला 2n, ये नीचे वाला 2n, तो यहाँ से इसके 2n निकल गए और यहाँ से इसके 2n निकल गए, तो ये क्या हो गए, टोटल 4n हो गए।
जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इट मीन्स ईच माइक्रोस्पोर, जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 पॉलन ग्रेन्स में 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर। दे फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। और फिर उसके बाद जब डेhiscence का टाइम आता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो ये चारों के चारों सेपरेट हो जाते हैं और किस में डेवलप हो जाते हैं? आपके पॉलन ग्रेन्स में। अब ये यहाँ पर एक साथ है, बट जब यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पूरे तरीके से वाटर खत्म हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे और इस तरीके से अलग हो जाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन्स, जो कि विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स हमारे जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है गाइनोशियम, उसके ऊपर आके शेड ऑफ होंगे। तो यहाँ पर जो एंथर का मैच्योर एंथर होता है, उसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड डेवलप इनटू अ पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पर जो मैच्योर एंथर है वो क्या हो गया? डिहाइड्रेट हो गया, वाटर क्या हो गया? इसके अंदर खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो सूखने के बाद माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है वो भी मैंने आपको बताया क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे एंड दे डेवलप इनटू अ पॉलन ग्रेन्स व्हिच इज कॉल्ड अ मेल गैमीट। नेक्स्ट है आपका जो माइक्रोस्पोर है वो दे आर यूनिसेलुलर। मैंने आपको बताया यहाँ पर ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट, सेल डिवीजन यहाँ पर हो रही है। दे आर हैप्लॉइड n in number and they are oval or rounded in structure। इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, और एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट। वन थिंग मोर, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलन मदर सेल्स। पॉलन मदर सेल्स, और इनको पोटेंशियल पॉलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल पॉलन। पोटेंशियल पॉलन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर कैपेबिलिटी होती है हर एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन देने की, और हर एक पॉलन ग्रेन की टेंडेंसी होती है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो वो फंक्शनल होते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल होता है माइक्रोस्पोर के अंदर कि वो 4 टेट्राड जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स देते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पोटेंशियल पॉलन। क्योंकि जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। और पॉलन मदर सेल जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो 4 पॉलन ग्रेन्स दे, और वो चारों क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, कोई भी उसके अंदर से डिग्रेड नहीं होता। और उस फंक्शनल जो पॉलन ग्रेन जो फंक्शनल होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा फॉर्मेशन है वो क्या है? आपका एंथर है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, चार थीका प्रेजेंट है, 2 लोब प्रेजेंट है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है दैट जो कि सर्व करते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। और जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं दे अंडरगो अ मियोसिस, वहाँ पे मियोसिस होती है। दे आर डिवाइडेड इनटू अ टेट्राड। सबसे पहले माइक्रोस्पोर डायाड बनता है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। दे आर n इन नंबर, मतलब 4n। यहाँ पर 2n है, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ n। तो वहां पर क्या हुआ? आपका n इन नंबर में कन्वर्ट हो गया। दे आर हैप्लॉइड इन नंबर, यूनिसेलुलर इन नंबर। उनके अंदर क्या होती है? कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस होती है। एक होती है मियोसिस 1 सबसे पहले, फिर उसके मियोसिस 1 के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइक्रोस्पोर डायाड में। फिर होती है मियोसिस 2, फिर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देयर 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी एजेंट के थ्रू लेके जाए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी फर्टिलाइजेशन होने की। अगर वो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे उतनी ही कम टेंडेंसी होगी उनकी फर्टिलाइजेशन कि वो उतनी ही कम टेंडेंसी होगी कि वो फर्टिलाइज कर पाएँ। क्योंकि अब कोई एजेंट लेके जा रहा है, हो सकता है कि वो रास्ते में ही खराब हो जाएं, हो सकता है वो टाइम से पहले ना पहुंच पाएँ। तो जितनी ज़्यादा चीज़ में वो प्रोड्यूस होंगे, जितने ज़्यादा नंबर में वो प्रोड्यूस होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास टेंडेंसी होगी कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके के होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो देखेंगे। अभी हमने देखा था
कि स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो पॉलन ग्रेन बने हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। एक एक नॉर्मल सा अगर मैं बात करूं कि मेल गैमीटोफाइट और गैमीट दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका मेल गैमीटोफाइट और एक होता है मेल गैमीट। गैमीटोफाइट होता है वो पार्ट जिसके अंदर वो पर्टिकुलर गैमीट प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन करेगा। मान लो कि ये क्या है आपका कोई भी एक ऐसा मेल गैमीटोफाइट, इट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल और टिश्यू। सेल मान लेते हैं कि ये क्या है आपका एक मेल गैमीट है, गैमीटोफाइट है, बट इसके अंदर एक और पर्टिकुलर मेल गैमीट, एक और पार्ट प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन करेगा। जो चीज फर्टिलाइजेशन करती है ये पार्ट फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ये वाला पार्ट फर्टिलाइजेशन करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, मेल गैमीट। जिसके अंदर वो प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा आपका मेल गैमीटोफाइट। तो ये दो चीजें समझना। जो आपका पॉलन ग्रेन है, अभी तक हम बात कर रहे थे मेल गैमीट की, बट ये क्या है आपका मेल गैमीटोफाइट। इसके अंदर भी आपके दो सेल प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जो कि आपके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मेल न्यूक्लियाई जिनको हम बात करते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं जो कि क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन में, दे आर कॉल्ड मेल गैमीट। बट जो आपका पॉलन ग्रेन है ये मेल गैमीटोफिटिक बॉडी है, मेल गैमीट बॉडी है जिसके अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, कैसे कैसे दिखाई देते हैं। जो आपका पॉलन सैक होता है, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, जो हमारा एंथर है वो बना, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम बने। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद जब वो मैच्योर हो गया तो वो पॉलन सैक कहलाया, और पॉलन सैक के अंदर क्या है हमारे पॉलन ग्रेन्स विच आर पाउडर्ड मटेरियल। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी प्लांट के ऊपर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर अगर आप उसके टिप को, मतलब जो आपका एंथर है उसके टिप को अगर टच करोगे तो आपके हाथ में कुछ पाउडर लाइक सब्सटेंस आ जाएगा, कि कुछ पाउडर आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट शेप्स के होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी लेयर होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और शेप्स प्रेजेंट होती है। आपके बुक के अंदर भी बहुत डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स दिए हुए हैं, कुछ के ऊपर स्पाइंस बने हुए हैं, कुछ के ऊपर सर्कुलर इन नेचर हैं, रफ सरफेस जिसे हम बात करते हैं। तो वहाँ पर जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं ओवल शेप्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और दे आर हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर नेचर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके फाइन पाउडर्ड ग्रैन्युअल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं हमारे पास क्या था, सबसे पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड था जो कि मियोसिस जिसके अंदर हुई, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड पहले जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद जब डिहाइड्रेशन हुआ तो सारे के सारे जो टेट्राड स्ट्रक्चर था वो अलग अलग हो गया और किस में डेवलप हो गया, आपका पॉलन ग्रेन के अंदर। एक माइक्रोस्पोर से हमें कितने मिलते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड जिनको हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पॉलन ग्रेन है वो आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के बाहर 2 लेयर्स होती हैं, वन इज योर एक्साइन एंड अनदर वन इज योर एंटाइन। जो आपकी एक्साइन होती है दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, विच कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकती है, रेजिस्टेंट होती है ये हाई टेम्परेचर। आप कितनी भी आग जल रही हो उसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स डाल दो तो ये बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, आपके बुक में एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सॉरी एक वर्ड दिया हुआ है कि दैट्स वाई दे आर प्रिजर्व एज फॉसिल्स। फॉसिल्स हमें पता है वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे अर्थ के नीचे बहुत सालों से दबी रहती हैं, और जब हम कहीं भी खुदाई वगैरह करते हैं
तो वहाँ पर वो चीज़ें हमें मिलती हैं। उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो डिग्रेड नहीं होती, कितने टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कितने केमिकल्स के अंदर उनको रख लो, वो चीज़ें डिग्रेड नहीं होती। तो एक्साइन जो होता है, जो कि स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, ये एक ऐसा मटेरियल है विच कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर एंड विद डिफरेंट टाइप, जो कि इसके पास रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है एसिडिक मीडियम में भी। अगर आप उस पोलन ग्रेन को जिसके ऊपर एक्साइन वॉल है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, उसे एसिड में भी डाल दोगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो वहाँ पर भी सेफ रहेगा। तो यहाँ पर जो ये आपकी एक्साइन वॉल है, दे आर वेरी रेजिस्टेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, योर टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। इसके ऊपर किसी भी तरीके के एंजाइम का कोई असर नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है जिसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जिसको किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो आपका एक्साइन है, दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन जो आपकी पोलन ग्रेन है उसके ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, फर्स्ट इज योर एक्साइन एंड सेकेंड वन इज योर इंटाइन। जो आपकी इंटाइन होती है, दे आर पैक्टिन एंड दे आर मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। ये किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। जो आपका पोलन ग्रेन होता है जिसके ऊपर एक्साइन और इंटाइन की लेयर प्रेजेंट होती है, वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जब पोलन ट्यूब की, पोलन फॉर्मेशन की, तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, कई जगह पर ये चीज प्रेजेंट नहीं होती, उसे बोलते हैं हम जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जहां पर एक्साइन की वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये इसलिए नहीं प्रेजेंट क्योंकि जो हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन की जब ग्रोथ होती है, जब वो फर्टिलाइजेशन करता है गाइनोशियम के साथ, जो ओवरी प्रेजेंट होती है उसके साथ जब वो फर्टिलाइजेशन करता है तो पोलन ट्यूब निकलती है। तो पोलन ट्यूब इस इंटाइन से निकलती है ऐसे। अब जब यहाँ पर अगर एक्साइन प्रेजेंट होगा तो ये उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? आपके जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर एक्साइन की वॉल प्रेजेंट नहीं है, जो कि हेल्प करती है इंटाइन को वहाँ से ग्रो करने में। तो आपको अगर पोलन ग्रेन के अंदर कुछ इंजेक्ट करना है, कोई केमिकल इंजेक्ट करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जर्म पोर के थ्रू ही इंजेक्ट कर सकते हो। आप पूरे, अगर आप कहो कि मैं पूरी एक्साइन वॉल को हटा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दैट पोलन ग्रेन हैव 2 लेयर्स, वन इज योर एक्साइन एंड अनदर वन इज योर इंटाइन। जो एक्साइन है विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल एंड दे हैव रेजिस्टेंस होता है इसके पास अगेंस्ट देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। आप किसी के अंदर भी इसको रख लो, ये डिग्रेड नहीं होगा। और यही प्रॉपर्टी है इसको एज अ फॉसिल प्रिजर्व करने की। अगर कई लोग जो होते हैं जो नीचे से खुदाई वगैरह करते हैं, वहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स भी मिलते हैं जो कि छोटे होते हैं, बट सम पोलन ग्रेन्स जब उनको दिखते हैं तो अब उनको जो वो पोलन ग्रेन्स हैं वो इतने टाइम तक, इतने हज़ारों सालों से वो वहाँ पर प्रिजर्व हैं। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक्साइन वॉल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पोलन ग्रेन्स हैं प्रिजर्व कैसे रहते हैं एज अ फॉसिल, तो आप उसका आंसर लगाओगे कि वहाँ पर एक्साइन लेयर प्रेजेंट होती है विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जर्म पोर कि वहाँ पर जहाँ पर एक्साइन की लेयर प्रेजेंट नहीं है, छोटा स्पेस या फिर जर्म स्पेस जहाँ पर एक्साइन की वॉल प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर क्या होता है? जर्म पोर, जो कि हेल्प करता है हमारी इंटाइन वॉल को। जो हमारी इंटाइन होती है वो आपके इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। जो आपको पोलन ग्रेन होता है जो जर्मिनेट होता है वो इंटाइन, मैंने अभी आपको बताया कि इंटाइन लेयर जो होती है वो जर्मिनेट होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारे पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब के अंदर वो एज अ ग्रो करती है। बात करते हैं नेक्स्ट, दैट मैच्योर पोलन ग्रेन हैव 2 सेल स्टेज, वन इज योर वेजिटेटिव एंड अनदर वन इज योर जनरेटिव। जो आपकी वेजिटेटिव स्टेज होती है, जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है और जो आपका जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है। इस डायग्राम में आते हैं।
ये जो आपका क्या था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहाँ पर अभी ये क्या था, क्लस्टर था, बना हुआ था, बट डिहाइड्रेशन के बाद क्या हुआ, ये क्लस्टर टूट गया और ये अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, हैप्लॉइड इन नेचर एंड यूनिन्यूक्लिएट। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉलन ग्रेन के बारे में दिखाया हुआ है कि ये वाला एक पॉलन ग्रेन अलग हो गया और उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। जो पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, इनर इंटाइन एंड आउटर एक्साइन। उसके अंदर जो एक्साइन के अंदर प्रेजेंट होती है इंटाइन, उसके साथ एक लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। अब जहाँ पे साइटोप्लाज्म है वहाँ पर क्या होगा, फूड रिजर्व प्रेजेंट होगा। फूड रिजर्व क्यों चाहिए, पॉलन ग्रेन को भी तो ग्रोथ करनी है, क्योंकि उसको बाद में जाके क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसको वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर फूड कंटेंट प्रेजेंट होता है, प्रिजर्व रहता है वहाँ पर, और वो हेल्प करता है पॉलन ग्रेन को, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स, ये पॉलन ग्रेन के अंदर, फिर जो पॉलन ग्रेन है डेवलप हुआ और उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट हुए एंड दे आर अगेन अ न्यूक्लियस। फिर उसके बाद जो अब यहाँ पर हम स्टेज पढ़ रहे हैं वो हम पॉलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज के बारे में देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन किस तरीके से 2 सेल स्टेज में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक इर्रेगुलर न्यूक्लियस बना और यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल बना। आपके बुक में लाइन दी हुई है कि जो आपका पॉलन ग्रेन है, तो जो आपका जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर क्या है, देयर आर 2 सेल स्टेज, वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर वन इज जनरेटिव। और जो आपका वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देख रहे हो, इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो आपका जनरेटिव सेल है वो क्या है, आपका स्पिंडल शेप्ड है। यहाँ पर आए नेक्स्ट स्टेज में, तो ये आपका वेजिटेटिव सेल है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, आपका जनरेटिव सेल। देखने में ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव सेल है वो किसके अंदर फ्लोट कर रहा है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जो वेजिटेटिव सेल है वो काफी बड़ा है और जो जनरेटिव सेल है वो छोटा सा है, और उसका इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, इसका भी इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। बट जो जनरेटिव सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है बहुत ज्यादा डेंस है और उसके अंदर फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जिनके पास भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है, फूड रिजर्व प्रेजेंट्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं माइक्रोस्पोर को, पॉलन ग्रेन को, जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक वो उससे वहां से अपना फूड लेता रहता है। तो जो आपका जनरेटिव सेल है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ऐसा लगता है पॉलन ग्रेन का कि जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर जो आपका जनरेटिव सेल है वो क्या है, फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने बात कही आपके 2 सेल की, वन इज योर वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन इज योर जनरेटिव सेल। अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या होता है, आपका स्पिंडल शेप्ड होता है। नेक्स्ट, मैनी एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे शेड ऑफ हो जाता है, और कुछ के अंदर 3 सेल स्टेज पे। मेजॉरिटी मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे ही अपने जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो शेड ऑफ कर देते हैं। मतलब इस वाले स्टेज पे जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर से बाहर आ जाता है। बट कभी भी जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो अगर फीमेल गैमेटोफाइट को, जो आपका गाइनोशियम है उसके अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, मेगास्पोर है, मेगास्पोरेंजियम है, उसके साथ जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उनको 3 सेल स्टेज में ही करेंगे। कभी भी 2 सेल स्टेज में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हमेशा 3 सेल स्टेज में फर्टिलाइजेशन होगा। जब ये 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं एंथर से, तो जब इनका जर्मिनेशन होता है, जब मतलब ये गाइनोशियम के ऊपर गिर जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन होती है और फेवरेबल फ्लावर या फेवरेबल स्पीशीज होती है जिसके ऊपर ये जर्मिनेट करते हैं, उस टाइम पे ये 2 सेल्ड से 3 सेल्ड में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आई? तो वहां पर ये 2 सेल से 3 सेल में कन्वर्ट होंगे, तभी इनका फर्टिलाइजेशन। और 3 सेल स्टेज की जो हमारा 2 सेल स्टेज था, मैंने आपको बताया था कि उसके जो आपका 2 सेल स्टेज है, जो कई सारे प्लांट्स हैं वो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में, जो आपका 2 सेल्ड स्टेज होता है, जो 60% आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे ही अपने पॉलन ग्रेन्स को शेड ऑफ कर देते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 40% होते हैं वो 3 सेल स्टेज पे अपने पॉलन ग्रेन्स को शेड ऑफ करते हैं।
बट जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा 3 सेल स्टेज पर होता है, ना कि 2 सेल स्टेज पर होता है। अगर 2 सेल स्टेज पर उन्होंने उसे शट ऑफ कर भी दिया है तो ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, अभी हम यहाँ पर देखेंगे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, तो तभी इनका फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज 2 सेल स्टेज पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर कुछ इस टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। आप अगर अपनी बुक में भी देखोगे तो इस तरीके से कुछ डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये एक्साइन है, अंदर वाली लेयर इंटाइन है, हमें पता है। बट ये जो ऊपर की एक लेयर प्रेजेंट है वो किस वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करती है, उसका नाम है टेक्टम। आपकी बुक में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वो कौन सी लेयर है जिसकी वजह से इस टाइप का जो फॉर्मेशन है, जो इस तरीके की फिगर्स होती हैं ये पॉलन ग्रेन्स के ऊपर आती हैं, तो वो जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी टेक्टम कहलाती है। एंथर की बात करते हैं। ये पूरा जो आपका डायग्राम है ये आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन का डायग्राम है कि किस तरीके से जर्मिनेट करता है। इससे आगे भी एक टॉपिक है जिसके अंदर हम पूरा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास एंथर है। एंथर जो स्टैमन है वो क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज योर एंथर, एंड जो उसके नीचे है वो क्या है, हमारा फिलामेंट। उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम देखे, हमने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा कि बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट है जो कि 2 लोब्स को आपस में जोड़ के रखता है, और हर एक लोब में ईच लोब क्या होता है, हमारा 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, तो पूरे जो हमारा टेट्राथीकस होता है, जो हमारा पूरा का पूरा एंथर होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स के अंदर मियोसिस हो रही थी, जिसके बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर्स थी, वन इज योर एक्साइन एंड अनदर वन इज योर इंटाइन। जो एक्साइन थी वो किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलिनिन की, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है, और जो इंटाइन है वो हमारी पैक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई थी। और जो एक्साइन वॉल है वहाँ पर जर्म पोर्स प्रेजेंट है, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन की लेयर प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो इंटाइन वॉल है उसको पॉलन ट्यूब बनानी होती है। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, हमेशा 3 सेल स्टेज में फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है 3 सेल स्टेज के अंदर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, उसके अंदर 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि मेल गैमीटोफाइट होता है और एक मेल गैमीट्स होते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन थे वो क्या थे, हमारे मेल गैमीटोफाइट, बट उसके अंदर जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन रहे थे वो हमारे हेल्प करेंगे मेल गैमीट्स बनाने में। तो यहाँ पर ये 2 मेल गैमीट्स हैं और ये खुद पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो इंटाइन है उसके अंदर खुद का न्यूक्लियस है और यहाँ पर 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो इंटाइन वॉल है उसके बाहर जो इंटाइन वॉल है वो क्या किसके अंदर डेवलप हो जाएगी, पॉलन ट्यूब के अंदर डेवलप हो जाएगी। और ये जो 2 मेल न्यूक्लियाई हैं यही तो फर्टिलाइजेशन करेंगे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम फ्लावर का। तो ये जो मेल न्यूक्लियाई हैं ये नीचे निकल कर आ जाएंगे और ये खुद ट्यूब का न्यूक्लियस है, जो कि कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाएगा क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, और एज अ फूड मटेरियल ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगा मेल जो गैमीट है उनको। उसके बाद ये आपका फ्लावर था, जो फ्लावर का ये क्या था, फीमेल पार्ट था, जो कि हमने पहले अपने एक वीडियो में देखा था जब हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पार्ट देखा था। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप हो जाएंगे, सीड के अंदर। और जब ओवरी का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, फ्रूट के अंदर। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो इसके ऊपर आके गिरे और फिर ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने आपसे कहा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, जर्म पोर के थ्रू होगा, और कौन करेगी, इंटाइन वॉल करेगी। वो सिर्फ उधर से ही निकल सकती है जहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट है, क्योंकि एक्साइन को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलन एलर्जीज की। क्या होती है पॉलन एलर्जीज? नॉर्मली जो एलर्जीज होती हैं वो ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनके लिए हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स
नहीं करती। इट मीन्स वो ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनके लिए हमारी बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करती, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए अफेक्टेड हैं और अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली जो पॉलन एलर्जीज होती हैं वो उस टाइम पे उन लोगों को ज़्यादा होती हैं जब पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, एक्सपोजर होता है। मतलब एट द टाइम ऑफ एंथर जो होते हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एयर के अंदर उड़ने लग जाते हैं, तो कुछ लोगों को इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको जो गले के अंदर चॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो नॉर्मली कई बार स्नीजिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाते, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जिनके साथ अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हाई क्वांटिटी के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एयर के अंदर होते हैं तो वो इतना ज़्यादा एयर के अंदर होते हैं सो दैट कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हो सके। जो आपके एयर और विंड पॉलिनेटर प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फर्स्ट इज योर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। जो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास का। पार्थेनियम जो है वो कैरेट ग्रास का बोटैनिकल नेम है। नॉर्मली ये ग्रास जो होगी वो आपको आसपास देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। ये बाहर से इंपोर्ट करी गई थी इंडिया के अंदर कि इंडिया की वीट को क्या किया जा सके, ख़राब किया जा सके, और उसके अंदर इसको मिला दिया जाता है। और जो कंटामिनेशन जिसे हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल मसाले होते हैं उसमें उसी के रंग का कुछ मिला दिया जाता है और वो प्रॉपर तरीके से प्योर नहीं होते। तो सेम है जो कैरेट ग्रास है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एलर्जिक है और काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस भी है। इवन जो आपके कैटल्स होते हैं वो भी इस ग्रास को नहीं खाते हैं। तो इस ग्रास को जो कंटामिनेशन ऑफ वीट है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो होती है बहुत ज़्यादा हाईली एलर्जिक होती है। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। पॉलन एलर्जन, तो ये क्या करती है, एलर्जी करती है और इसकी एलर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं रेड कलर के, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। और जब ये हाई क्वांटिटी के अंदर एयर के अंदर रिलीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा इनहेलेशन में और सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट। जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, और इनके अब बहुत ज़्यादा सिरप, जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो इनके सिरप्स और टैबलेट्स यूज़ होती हैं क्योंकि इनके अंदर फूड प्रोडक्ट और जो इनके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये यूज़ करते, इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में। एज जो एथलीट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, जो आपकी हॉर्स रेस करते हैं वो इनका यूज़ करते हैं सो दैट कि इनसे जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दे आर रिच इन फूड, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। एथलीट्स और जो रेस हॉर्स करते हैं वो इसका यूज़
करते हैं सो दैट कि अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं वायबिलिटी की। वायबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज कितने टाइम तक जिंदा रह सकती है। जिंदा रहने के पर्पज से अगर मैं बात करूं कि वो कितने टाइम तक इफेक्टिव है, कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है पोलन ग्रेन्स का कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन निकल गए और साल भर तक उनको अपना प्लांट नहीं मिला जिसके साथ फर्टिलाइजेशन करना है उनको, और फिर भी वो मतलब इफेक्टिव है, ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन महीनों तक इफेक्टिव होते हैं, कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट्स तक इफेक्टिव होते हैं। 30 से 31 भी हुआ तो उनके अंदर पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन पावर खत्म हो जाती है। वो सिर्फ 30 मिनट्स से, अगर जब से वो रिलीज हुए हैं उससे लेके जब तक वो पहुंच नहीं जाते, अगर 30 मिनट्स के बीच बीच में वो अपने प्लांट तक पहुंच जाते हैं तभी वो जर्मिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज 30 मिनट्स के बाद वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो जो जर्मिनेशन पावर होती है कुछ पोलन ग्रेन्स की, उसी चीज को बोला जाता है वायबिलिटी की। वो कितने टाइम तक वायबल हैं, कितने टाइम तक वो इफेक्टिव हैं। जो कुछ प्लांट्स हैं लाइक आपका राइस और जो व्हीट है, उनकी जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स की है। आपका सोलेनेसी, रोजेसी और लिग्यूमिनेसी जो प्लांट्स हैं उनकी जो वायबिलिटी है वो फ्यू मंथ्स तक की है, कि वो कुछ टाइम तक, कुछ मंथ्स तक वायबल रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। बट जो व्हीट और राइस के पोलन ग्रेन्स हैं वो सिर्फ 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। उसके बाद वो जर्मिनेशन नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। व्हीट एंड राइस की जो वायबिलिटी है वो कितनी आपकी सिर्फ 30 मिनट्स तक की है। और जो आपके रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी जो फैमिली है उनकी फ्यू मंथ्स तक वायबिलिटी है। जो आपके वायबिलिटी, जैसे हम कई चीज़ें स्टोर कर देते हैं तो हम प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन्स है उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं, उनके भी पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं और उनकी वायबिलिटी को भी स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर हम पोलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखें तो हम उनकी वायबिलिटी को भी स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक। तो ये जो आपके पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कुछ बैंक्स होते हैं, क्रॉप जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से रिलेटेड जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स और सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए बैंक्स होते हैं, सीड बैंक्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स बैंक्स होते हैं। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टोर करके रख सकते हैं सो दैट कि वो प्रिजर्व रहें और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन हम उनका यूज़ कर सकें। और ये क्रॉप एल्डिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक कि आपका कोई भी फ्लावर है जो कि काफ़ी टाइम बाद खिलता है, लाइक 100 ईयर्स के बाद खिलता है, तो उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जा सकता है क्रॉप एल्डिंग के लिए, अच्छे से अच्छे प्लांट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो हम क्रॉप को स्टोर करते हैं, जो हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं वो किस पे करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।